नमस्कार दोस्तों, भारत के भूगोल के इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग भारत में खनिज संसाधन का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में खनिज संसाधन की आज की जो क्लास है ये 11वीं क्लास है। इसके पहले 10 महत्वपूर्ण क्लासेस आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, मैंने करा दी हैं, जिसमें खनिज की जो बेसिक हैं वहाँ से लेकर के और धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज में कोयले तक का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग पेट्रोलियम का अध्ययन करेंगे। ईंधन खनिज के अंतर्गत पेट्रोलियम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए प्रारंभ करते हैं। पेट्रोलियम तो कहीं भी पेट्रोलियम जो है ये टर्शियरी क्रम की चट्टानों में, जो भारत में 6 प्रकार की चट्टानें, 6 अलग अलग युगों की, 6 अलग अलग क्रम की चट्टानें भारत में पाई जाती हैं, जिसमें मुख्यतः टर्शियरी क्रम की जो चट्टानें हैं इसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है, पेट्रोलियम जो बनता है ये मुख्यतः अवसादी चट्टानों में बनता है। अवसादी चट्टानों का मतलब हमने बताया था, पहले लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अवसादी चट्टानें किन्हीं भौगोलिक कारणों से जब परत दर परत किसी चट्टान का निर्माण होता है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं, और इसी अवसादी चट्टान में मुख्यतः पेट्रोलियम का निर्माण होता है। अर्थात टर्शियरी क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें जब परत दर परत अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ तो उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु परत दर परत दबते चले गए। उन्हीं के अस्थिपंजर अर्थात उसके जो जीवाश्म होते हैं उससे पेट्रोलियम का निर्माण होता है। ठीक है ना। हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर पेट्रोलियम से बनने वाले जो प्रमुख बिंदु हैं वो हमने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। हमारे साथ साथ इसको इसी तरीके से आप लोग नोट करते जाएंगे। ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पेट्रोलियम टर्शियरी युग की जलद अवसादी शैलों का चट्टानी तेल है। ये चट्टानी तेल है, अर्थात परत दर परत जब चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक सतह है, जैसे कि ये एक सतह मान लेते हैं, और इस सतह में परत दर परत जब चट्टानों का निर्माण होता है तो इसमें कहीं कहीं इस तरीके से गैप हो जाता है। इस तरीके से इसमें गैप हो जाता है, अर्थात जो परत बन रही है वो इस तरीके से बनेगा, जो परत बन रहा है वो इस तरीके से बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे एक रिक्त स्थान अर्थात खाली स्थान बन जाएगा, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होंगी, और यहाँ पे इसके तल में यहाँ पे पेट्रोलियम का निर्माण होगा इस तरीके से। ठीक है ना। बाद में यहाँ पर हम ड्रिलिंग करते हैं और ड्रिलिंग करके इस पेट्रोलियम को हम निकाल लेते हैं। पेट्रोलियम जो निकलता है इस सतह से जब निकाला जाता है तो कीचड़ की अवस्था में होता है। ठीक है। उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसके लिए रिफाइनरी केंद्र बनाए गए हैं। अगली क्लास में हम लोग इसके जो रिफाइनरी केंद्र हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसे रिफाइनरी केंद्र में भेजा जाता है और उसके बाद उसमें से पेट्रोल निकाला जाता है। इसके ऊपर का हिस्सा अर्थात ये जो पेट्रोलियम नीचे तली में पेट्रोलियम होगा, और ऊपर का जो हिस्सा है जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उसमें पेट्रोलियम गैस पाया जाता है। उसमें पेट्रोलियम गैस पाया जाता है, अर्थात जिस स्थान पर पेट्रोल पाया जाता है उसी स्थान पर पेट्रोलियम गैस भी पाया जाता है। सवाल पूछा जाए कि पेट्रोलियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो पेट्रोलियम टर्शियरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है ना। किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है ना। अवसादी चट्टानों में ये पाया जाता है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है। ठीक है ना। आप इसी तरीके से इसको लिख लीजिएगा, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है। ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन में 70% तेल होता है। हाइड्रोकार्बन में 70% तेल होता है और 30% गैस होता है। ठीक है ना। मैंने बताया था कि जहां पर पेट्रोलियम पाया जाता है वहीं पर गैस भी पाया जाता है। ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन में 70% तेल होता है तथा 30% गैस होता है। ये पूछा जाता है कि हाइड्रोकार्बन में गैस की मात्रा कितनी होती है, हाइड्रोकार्बन में तेल की मात्रा कितनी होती है। तो ठीक से याद रखेंगे, हाइड्रोकार्बन में 70% तेल पाया जाता है और 30% गैस पाया जाता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को हम बताना चाहेंगे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आरओ और एआरओ अर्थात समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती आ चुकी है, और आप लोग जो भूगोल मेरे द्वारा यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी छात्र आरओ और एआरओ की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए हमारी क्लासेस
बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। भूगोल में जो कुछ भी हमने कराया है इससे बाहर इन दोनों परीक्षाओं में बिल्कुल नहीं जाने वाला है। इस परीक्षा को राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाता है। बहुत अच्छी नौकरी होती है, तो यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारी क्लासेज बहुत महत्वपूर्ण हैं। भूगोल में जो सवाल बनेंगे, जिस लेवल पर हम करा रहे हैं भूगोल, इसी लेवल पर यहाँ से सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट है कि भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन, भारत में पेट्रोलियम का जो उत्पादन है ये 66.6% का योगदान जो है अपतटीय क्षेत्रों में होता है। अपतटीय क्षेत्र का क्या तात्पर्य है? भारत में जो मुख्य पेट्रोलियम क्षेत्र है ये अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र कहा जाता है। ये हमारे तटीय क्षेत्र है, ये तट है, और तट के बाहर जो समुद्री क्षेत्र है यहाँ पे जो क्षेत्र बनता है इसे अपतटीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र, बसीन पेट्रोलियम क्षेत्र, रावा पेट्रोलियम क्षेत्र, अमलापुर पेट्रोलियम क्षेत्र, ये सारे जो क्षेत्र बनते हैं इसे हम अपतटीय क्षेत्र कहते हैं, अर्थात समुद्र में इन क्षेत्रों में, क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर नदियाँ ला करके आकर के यहाँ पर अपना मुहाना बनाती हैं। तो नदियाँ अपने साथ में अवसाद लेकर के आती हैं और इस वजह से यहाँ पर अवसादी चट्टानों का निर्माण हो जाता है। यही कारण है कि अपतटीय क्षेत्रों में सबसे अधिक पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है ना। तो भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में 66.6% योगदान अपतटीय तेल क्षेत्र का होता है तथा 33.4% अभितटीय क्षेत्र का होता है। अभितटीय क्षेत्र का मतलब होता है कि तट के अंदर अर्थात मुख्य भूमि में, जैसे कि गुजरात का ये वाला जो क्षेत्र है, गुजरात के जो तटीय क्षेत्र है। इसके अलावा आप देखेंगे असम में ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वो क्षेत्र है जिसे अभितटीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसका 66.6% का योगदान अपतटीय क्षेत्र का और 33.4% का योगदान अभितटीय क्षेत्र का होता है। अर्थात भारत की मुख्य भूमि में, भारत की जो मुख्य भूमि है इसमें तेल कम पाया जाता है। सबसे अधिक तेल भारत के अपतटीय क्षेत्रों में अर्थात समुद्र में, जो छिछला समुद्र होता है यहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर नदियाँ अपने द्वारा अवसाद लेके आती हैं, जिससे परत दर परत चट्टानों का अर्थात परतदार चट्टानों का, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इसी अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम का निर्माण होता है। ठीक है ना। अगला है कि भारत और एशिया में जो पहली बार पेट्रोलियम उत्पादित किया गया था वो प्रायोगिक तौर पर किया गया था, सिर्फ प्रैक्टिकल किया गया था, निकाल करके देखा गया था। तो भारत में और एशिया के आधार पर भी पूछा जा सकता है कि भारत में अर्थात एशिया में जो पहला तेल उत्पादित क्षेत्र बनता है, जो पहला तेल का कुआं खोदा गया था वो असम के माकुम क्षेत्र में भारत में पहली बार और एशिया में भी पहली बार तेल उत्पादित किया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत था एशिया का पहला पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। किस तौर पे? प्रायोगिक तौर पे। 1867 में असम के माकुम क्षेत्र में किया गया था। 1867 में असम के माकुम क्षेत्र में किया गया था। ठीक है। लेकिन जो इसका व्यापारिक तौर पर प्रयोग किया गया अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा में जो इसको निकाला गया वो असम के डिगबोई क्षेत्र में किया गया था। यहाँ पर लिखा गया है कि भारत में पेट्रोलियम का उद्योग के आधार पर जो शुरुआत किया गया है, उद्योग के आधार पर शुरुआत किया गया है वो 1889 में कहाँ पे? असम के डिगबोई क्षेत्र में किया गया था। असम के डिगबोई। ये दोनों सवाल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, इसको ठीक तरीके से आप लोग याद रखिएगा। भारत में पहला तेल का उत्पादन जो किया गया था वो प्रायोगिक तौर पर किया गया था और वो असम के माकुम क्षेत्र में किया गया था। असम के माकुम क्षेत्र में अर्थात भारत का पहला जो तेल का कुआं खोदा गया था वो असम के माकुम क्षेत्र में किया गया था। लेकिन ये प्रायोगिक तौर पर था, इसका व्यापार नहीं किया गया था, व्यापारिक तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। व्यापारिक तौर पर भारत में जो पहला तेल का क्षेत्र बनता है या पहला तेल का जो कुआं खोदा गया है व्यापारिक तौर पर, ठीक है ना, अर्थात उद्योग के आधार पर, वो कहाँ पर किया गया है? असम के डिगबोई क्षेत्र में किया गया है, असम के डिगबोई क्षेत्र में। ठीक है ना। अगला है कि भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इसे शॉर्ट में कहते हैं ONGC, इसे कहते हैं ONGC। इसकी जो स्थापना की गई है ये 1956 में किया गया है, 1956 में। लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया था। कब बदल दिया गया था? 1994 में इसका नाम बदल दिया गया था। और 1994 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया?
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। पहले ये आयोग था, ठीक है ना, और बाद में ये निगम बन गया, ठीक है ना। तो तेल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, शॉर्ट फॉर्म बनेगा ONGC, ठीक है ना, ये कमीशन है। लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये हो गया कॉरपोरेशन, ये निगम हो गया, ठीक है ना। तो शॉर्ट फॉर्म एक ही रहेगा, ONGC पहले भी था, ONGC बाद में भी रहा। लेकिन पहले क्या होगा, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, और बाद में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इसका नाम कर दिया गया, ठीक है ना। ONGC शॉर्ट में रहेगा। कब किया गया, 1994 में किया गया, ठीक है। इसके अलावा 1959 में देश में तेल के भंडारों का पता लगाने के लिए, देश में तेल के भंडारों का पता लगाने के लिए एक संस्था बनाया गया, उसका नाम था ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1959 में की गई थी। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और सब वन लाइनर फैक्ट बनते हैं, इसको आप इसी तरीके से नोट कर लीजिए, इसमें कुछ खास समझने लायक नहीं है। अगला है विदेशों में तेल भंडारों का पता लगाने के लिए, विदेशों में तेल भंडारों का पता लगाने के लिए और ONGC की सहायता के लिए, इसका फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है ना। तो ONGC विदेश लिमिटेड, विदेश V फॉर विदेश और लिमिटेड L फॉर लिमिटेड, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस वाले का O तो OVL, ठीक है ना। ONGC विदेश लिमिटेड OVL की स्थापना की गई है 1965 में, इसकी स्थापना होती है 1965 में। OVL जो है ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय निगम है, जो कि 17 देशों के 21 तेल परियोजनाओं में शामिल है, 17 देशों के 21 तेल परियोजनाओं में शामिल है, ठीक है। अगला है भारत में जो प्रमुख तेल क्षेत्र हैं, इनको 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। पहला है ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, आप इसी तरीके से इसको लिख लीजिएगा। भारत में 4 प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। पहला ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र का तात्पर्य है ये जो क्षेत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र जो है ये सुरमा घाटी कहलाता है। यहाँ पर सुरमा घाटी है, सुरमा घाटी से लेकर के और ये ऊपर दिहांग घाटी, इस बीच का जो क्षेत्र है इसे ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह होता है। तो ये क्षेत्र जो है ये भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, ये भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। यहीं पर भारत में पहली बार माकूम में तेल की ड्रिलिंग की गई थी, अर्थात तेल उत्पादित किया गया था। व्यापारिक तौर पर भी असम के डिगबोई क्षेत्र में, यहाँ से पहली बार व्यापारिक तौर पर अर्थात उद्योग के आधार पर तेल यहाँ से निकाला गया था। तो ये भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम क्षेत्र है। आइए देखते हैं, यहाँ पर पहले तो हो जाएगा माकूम, इसके अलावा असम में डिगबोई जो कि डिब्रूगढ़ के अंतर्गत आता है, डिगबोई, इसके अलावा नाहरकटिया, इसके अलावा है नाहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र, उसके बाद हुजरीजन, उसके बाद है हुजरीजन मोरान, उसके अलावा मोरान हुद्दा रीजन, प्रत्येक बात इसी तरीके से लिखते जाइएगा, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र के प्रमुख स्थान इसमें कौन कौन होंगे। पहला होगा माकूम असम, दूसरा डिगबोई डिब्रूगढ़ पेट्रोलियम क्षेत्र असम, तीसरा नाहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र, चौथा हुजरीजन मोरान, पांचवा मोरान हुद्दा रीजन, और छठा होगा रुद्र सागर जो कि लकवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रुद्र सागर। ये सभी क्षेत्र जो है ये असम के अंतर्गत आते हैं, सभी क्षेत्र असम के अंतर्गत। इसके अलावा सुरमा घाटी पेट्रोलियम क्षेत्र, ये सभी स्थान जो है ये ब्रह्मपुत्र घाटी पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्थान है, जो कि देश का सबसे पुराना, यहीं से पेट्रोलियम भारत में उत्पादित होना शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो ये सबसे पुराना हो जाता है। भारत में जो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादित करने वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, अगला है गुजरात तट। वैसे मैं ज़्यादा की बात कर रहा था, ज़्यादा तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में होता है, लेकिन आइए देखते हैं पहले गुजरात तट को। गुजरात तट से तात्पर्य है ये जो क्षेत्र है ये गुजरात है, और गुजरात का ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये खंभात की खाड़ी है,
ये खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी का नाम जो है, यहाँ पर एक गुजरात का प्रमुख कस्बा है जिसका नाम है खंभात, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया खंभात। तो प्रमुखतः ये क्षेत्र जो बनते हैं ना, ये भी पेट्रोलियम के क्षेत्र बनते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? खंभात ये लुनेक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अंकलेश्वर मरुद जिला के अंतर्गत, गुजरात में मरुद जिला। इसके अलावा कलोर, सानंद, नौगांव, मेहसाना और बचारजे, ठीक है ना। खंभात इसी तरीके से लिख लीजिएगा, खंभात, अंकलेश्वर, कलोर, सानंद, नौगांव, मेहसाना और बचारजे, ये भारत का एक प्रमुख तेल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में कुल जो तेल का उत्पादन होता है उसका 18% तेल का उत्पादन इन क्षेत्रों से किया जाता है, अर्थात गुजरात के जो अपतटीय क्षेत्र हैं यहाँ से किए जाते हैं, ठीक है ना। भारत का सबसे अधिक अर्थात भारत का सबसे समृद्ध पेट्रोलियम क्षेत्र जो है वो तीसरे नंबर पर है, यानी कि पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, इसको कहा जाता है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत 3 प्रमुख क्षेत्र आते हैं। पहला है मुंबई हाई, पहला है मुंबई हाई। मुंबई कहाँ पर है? यहाँ पर मुंबई है। और मुंबई से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में, पश्चिम अरब सागर में एक स्थान है मुंबई है। ये भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र कौन सा है? मुंबई है। भारत में जो कुल पेट्रोलियम होता है, भारत में जो कुल पेट्रोलियम होता है उसका 60% पेट्रोलियम जो है मुंबई हाई से प्राप्त किया जाता है। मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र की जो खोज है ये 1976 में किया गया था, ठीक है ना। प्रत्येक बात आप इसी तरीके से लिख लीजिएगा। मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र की जो खोज है वो कब किया गया था? 1976 में किया गया था। भारत का 60% पेट्रोलियम उत्पादित क्षेत्र है, यानी कि भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम क्षेत्र पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है, आंसर होगा मुंबई हाई। उसका आंसर होगा मुंबई है, जो कहाँ पर है? मुंबई से 176 किलोमीटर पश्चिम अरब सागर में। मुंबई हाई के दक्षिण में, मुंबई हाई के दक्षिण में एक स्थान है, उसका नाम है बसीन पेट्रोलियम क्षेत्र, उसका नाम है बसीन पेट्रोलियम क्षेत्र। तो ये भी इसके अंतर्गत आता है, ये 60% में ये भी आता है बसीन पेट्रोलियम क्षेत्र। इसके अलावा खंभात की खाड़ी में आलिया बेट एक द्वीप है, आलिया बेट एक द्वीप है। तो आलिया बेट जो है ये भी भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत है। भावनगर, गुजरात के एक प्रमुख शहर भावनगर से मात्र 45 किलोमीटर पश्चिम, भावनगर से मात्र 45 किलोमीटर पश्चिम खंभात की खाड़ी में एक स्थान है, इसका नाम है आलिया बेट। तो आलिया बेट जो है ये भी इसके अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है ना। इसके अलावा पूर्वी जो अपतटीय क्षेत्र है, चौथे स्थान पर आएगा पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। यह देश का सबसे नया पेट्रोलियम क्षेत्र है, इस पर खोज जारी है, यहाँ पर खोज लगातार किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत आने वाले पहले है रावा पेट्रोलियम क्षेत्र। जो रावा पेट्रोलियम क्षेत्र है ये देश का सबसे नया पेट्रोलियम क्षेत्र, यहाँ से भी पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा अमलापुर आंध्र प्रदेश, उसके अलावा पनाईगुड़ी चेन्नई तमिलनाडु यहाँ से। और इसके अलावा कावेरी बेसिन जो क्षेत्र है वहाँ पर 2 प्रमुख स्थान है, नारीमानम और कोइरकलापल्ली। इसके अलावा है कोइरकलापल्ली, ये कावेरी बेसिन क्षेत्र, ये कावेरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस क्षेत्र में, ठीक है ना, यहाँ पे ये 2 प्रमुख स्थान हैं, ठीक है ना। ये रहा है आपका भारत के जो प्रमुख पेट्रोलियम से बनने वाले जो भी सवाल हैं, ठीक है ना, अर्थात उसका बेसिक मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैंने बता दिया, आप इसी तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। और जो भी पेट्रोलियम के प्रमुख क्षेत्र हैं भारत में वो मैंने मैप में भी भर दिया है, आप इसी तरीके से इसको भर लेंगे, ठीक है ना। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका खनिज के अंतर्गत हम लोग कोयले का अध्ययन कर लिए, इसके अलावा पेट्रोलियम का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।